everyone. I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel Voxcov Academy. इनकम टैक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिटर्न एंड ड्यू डेट्स। तो आज हम ITR 1 टू ITR 7 इन डिटेल समझेंगे कि इसको कौन फाइल कर सकता है और इसको फाइल करने की रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स क्या हैं, और जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है मतलब कोविड की वजह से जो भी एक्सटेंशन आया तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं उसकी बात की जाए तो हम इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिक्स कुछ समझेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, ITR 1 टू ITR 7 का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तो क्या इनकी ड्यू डेट्स हैं, लेट फीस अगर हम डिले कर जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में और इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। सबसे पहली चीज इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जो टैक्स पेयर या एसएससी को अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्स और डिडक्शंस के बारे में या इन्वेस्टमेंट या टैक्सेस के बारे में डिक्लेयर करने के लिए होता है। आपने एक फाइनेंशियल ईयर में क्या कमाया, क्या उसके अगेंस्ट आपने खर्चे करे, कितना आप टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो, कौन सी ऐसी डिडक्शंस है जो आपने क्लेम करी हैं और कहाँ कहाँ अपने पैसे को आपने इन्वेस्ट किया है। तो इन सब चीज़ों की इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR के थ्रू हम डिटेल गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं। टोटल 7 फॉर्म्स रहते हैं ITR 1 से लेके ITR 7 यानी कि ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 ITR रिटर्न्स जो है वो एप्लीकेबल हैं एज ऑफ नाउ। हमें ITR फाइल करने की ऐसी ज़रूरत क्या है, जब भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है ITR फाइल करने के लिए। दूसरा, अगर हमें कभी रिफंड क्लेम करना है, मान लेते हैं 26 ईयर्स में हमारे पास जो है रिफंड आ रहा है यानी कि हमारा कोई TDS है डिडक्ट हुआ है तो वो क्लेम कर सकते हैं जब हम ITR फाइल करते हैं तो ही रिफंड मिलता है। उसके अलावा अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो ITR ज़रूरी है। और अगर टैक्स पेयर अगर कंपनी या फर्म है तो उनके केस में प्रॉफिट हो या लॉस मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले जो हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ITR क्या है। इससे पहले जो बेसिक्स की वीडियो कवर की थी उसमें मैंने एक डेफिनेशन कवर करी थी पर्सन की, जिसमें मैंने 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है वो समझाए थे। अब उन 7 कैटेगरीज को ITR में डिवाइड करने के लिए मैंने 3 में बांटा है। फर्स्ट वो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, सेकंड वो जो कंपनीज हैं, और थर्ड जो इनके अलावा 5 लोग बच जाते हैं वो अदर्स में। अब इंडिविजुअल में भी ना हमारे पास हो जाती हैं 2, एक वो जो सैलरीड हैं और दूसरे वो जो बिजनेस या प्रोफेशनल में काम करते हैं। तो इनके ऊपर अलग अलग तरीके से जो रिटर्न्स हैं वो अप्लाई होती हैं और वो हमें देखना है कि किस पे कौन सी इनकम जनरेट करने पे ITR जो है वो अप्लाई की जाती है। तो हमारी सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हम पहले इंडिविजुअल सैलरीड को समझेंगे, फिर हम इंडिविजुअल बिजनेस प्रोफेशनल समझेंगे, फिर हम अदर्स की कैटेगरी की कुछ रिटर्न समझेंगे और लास्ट में समझेंगे कि कंपनी रिटर्न कौन सी फाइल करेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए इंडिविजुअल जो कि एक सैलरीड पर्सन है उसके लिए एप्लीकेबल होती है ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1। इनके अंदर कुछ ऐसी एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं जो आपको मीट करने जरूरी हैं, सारे नहीं करने बट ये सब कैटेगरीज में अगर आप फॉलो आउट करते हैं तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात वो इंडिविजुअल होना चाहिए एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगा। सैलरी या पेंशन से इनकम जनरेट होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम जनरेट हो सकती है। देखो इंडिविजुअल रेजिडेंट यस, सैलरी पेंशन यस, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर सकते हो मतलब रेंटल इनकम आपको आ सकती है, बट एक हाउस प्रॉपर्टी, 2 हाउस प्रॉपर्टी हो गई तो ITR 1 इज नॉट एप्लीकेबल। लॉस जो है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे हाउस प्रॉपर्टी का। अदर सोर्सेज की इनकम अलाउड है बट कैजुअल इनकम यानी कि लॉटरी या रेस हॉर्सेस वाली जो इनकम है वो अलाउड नहीं है। अदरवाइज अदर सोर्सेज में अगर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग्स का, FD का, कमीशन का, कोई भी आपकी अदर सोर्सेज वो इसमें आ जाएगी। इसके अलावा आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 तक होनी चाहिए। आपकी टोटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि कोई सैलरीड इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी का पैकेज ही 60 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपए महीना, तो वो ITR 1 में नहीं आ पाएगा।
फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम आपकी नहीं हो सकती। सिमिलरली आप डायरेक्टर नहीं हो सकते, एज वेल एज आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर मीटअप होते हैं तो आपके ऊपर ITR 1 जो है एप्लीकेबल है। मोस्टली सैलरीड क्लास का तबका जो है वो इसमें कवर हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो हम फॉल आउट हो जाते हैं ITR 2 में। यानी कि अगर हमारी मान लेते हैं 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है और सैलरी इनकम है तो हम आ जाएंगे ITR 2 में। अगर मान लेते हैं हमारे पास इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा है टोटल इनकम साल की, तो भी हम किस में आ जाएंगे? ITR 2 में। मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, ITR 2। अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं बट सैलरीड इन इंडिया है, ITR 2। मान लेते हैं हमारे पास कैपिटल गेन आ रहा है तो भी हम किस में आ जाएंगे? ITR 2, क्योंकि ITR 1 में कैपिटल गेन की इनकम अलाउड नहीं है। तो ITR 2 सैलरीड पर्सन जो नहीं एलिजिबल है ITR 1 के लिए, उसके अलावा क्लबिंग के प्रोविजंस जो है ITR 2 में एप्लीकेबल है। साथ में ITR 2 के टाइम पे आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं हो सकती। नाउ इंडिविजुअल, सैलरीड पर्सन या HUF वो इसमें कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है बट उसकी बिजनेस इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम में कैपिटल गेन इनकम है और कोई इनकम नहीं है, तो भी वो ITR 2 को ऑप्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई उन लोगों की जो इंडिविजुअल है और सैलरीड क्लास में है। अब बात करते हैं उनकी जो बिजनेस प्रोफेशन में है। बिजनेस प्रोफेशन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, वो HUF भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, बट LLP नहीं होगी। राइट, 3 कैटेगरी, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, अदर देन LLP। तो ये 3 लोग अगर बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो हम पहले समझेंगे ITR 4। तो ये ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है? रेजिडेंट प्लस आपका बिजनेस प्रोफेशन होना बहुत जरूरी है, उसके साथ सैलरी पेंशन की इनकम होगी और बिजनेस प्रोफेशन भी है तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अलाउड है, बट अगेन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस जो है प्रीवियस ईयर से अलाउड नहीं होगा। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लॉटरी, हॉर्स रेसेस के अलावा, तो भी आप इसमें आ सकते हो। सेम ITR 1 वाले ही रूल्स हैं सारे, बस इसमें बिजनेस प्रोफेशन एक्स्ट्रा ऐड है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000, टोटल इनकम 50 लाख, फॉरेन एसेट नहीं, फॉरेन इनकम नहीं, डायरेक्टर और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग आप नहीं कर सकते। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ITR 4 इन लोगों पे तब एप्लीकेबल होती है जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हो अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाऊंगी इन फ्यूचर। एज ऑफ नाउ आप इतना समझ सकते हो कि ये उन बिजनेसमैन या उन प्रोफेशनल्स को प्रमोट करने की स्कीम है जहाँ पे उनको कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम नहीं करने, उनकी जो ग्रॉस टर्नओवर है या जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं उसके ऊपर सेट परसेंटेज जो है वो इनकम डीम कर दी जाती है। वो एक मिनिमम परसेंटेज सेट करी हुई है, उससे एक्सीडिंग आप कुछ भी परसेंटेज जो है वो अप्लाई करवा सकते हो या कर सकते हो। बट इसमें 3 सेक्शंस है। 44 AD जो आपको दिख रहा है वो सेक्शन उन लोगों के लिए जो बिजनेस में है, इनके ऊपर ग्रॉस टर्नओवर एप्लीकेबल है। 44 AD A जो है वो प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए है, इनके ऊपर जो है ग्रॉस रिसिप्ट्स रहती हैं। और 44 AE जो होता है वो गुड्स फ्लाइंग बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वगैरह। बट 44 AD में कवर नहीं होता एजेंसी, कमीशन और ब्रोकरेज का काम, ये इनका स्पेसिफिकली सेक्शन बोलता है। तो अगर कोई पर्सन डेडिकेटेडली इन 3 बिजनेस में है, यानी कि एजेंसी, कमीशन या ब्रोकरेज, तो वो ITR 4 में नहीं आ पाएगा। राइट, उसके लिए क्या होगा अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो ये वाली कंडीशन जो है ITR 4 में आने के लिए बहुत मैंडेटरी है। अब इसका रिवर्स सोच के देखो, जैसे ITR 1 में रिवर्स किया, अगर ITR 1 की कोई भी कंडीशन हम वायलेट करते थे तो हम किस में आ जाते थे? ITR 2 में। इसी तरीके से अगर हम ITR 4 में कहीं भी फिट नहीं हुए तो हम किस में आ जाएंगे? डायरेक्टली ITR 3 में। एक चीज समझना, यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, तो पार्टनरशिप के लिए ITR 3 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रही है तो ITR 4 ले सकती है,
बट अगर वो पार्टनरशिप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो नहीं कर रही और बिजनेस प्रोफेशन है तो हम आगे देखेंगे उनकी कौन सी ITR अप्लाई होगी। सो ITR 3 के केस में इंडिविजुअल HUF पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर ITR 4, यानी कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं है, या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है बट उनकी कैपिटल गेन इनकम है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी से 2 से ज़्यादा इनकम आ रही है, या कोई भी वायलेशन हो रहा है या कोई भी कंडीशन मीटअप नहीं हो पा रही है ITR 4 की, तो हम किस में आ जाते हैं ITR 3 में। डायरेक्टर इन अ कंपनी है तो भी ITR 3, पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म है तो भी ITR 3, और इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के तो भी आप किस में आ जाते हो ITR 3 में। तो ये 4 कैटेगरीज, ये 4 ITR, ये एक ही कैटेगरी के पर्सन जो कि सैलरीड और बिजनेस प्रोफेशन में डिवाइडेड थे, ये सिर्फ उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं, तो ये चारों ही एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं ITR 5 की। अब ITR 5 किस पे लगती है? वो पार्टनरशिप फर्म जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ले रही और वो नॉर्मली अपने PGBP इनकम निकालेंगी तो वो ITR 5 लेंगी। LLP जो कहीं भी फॉल आउट नहीं हो रही थी वो ITR 5। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन हमने सीखे थे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसके अलावा ITR 5 जो है वो अप्लाई हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पर्सन, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, और कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन ITR 5 में आ जाएंगे एक्सेप्ट कंपनीज। तो जो ITR 1 to 4 में नहीं आए और कंपनीज के अलावा जो बच जाते हैं वो आ जाते हैं ITR 5 में। ITR 6 किसके लिए है? ITR 6 जो है वो कंपनीज के लिए है, बट अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब ये सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 इनकम है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्सन। तो जो लोग चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस यानी कि 12AB में रजिस्ट्रेशन लेते हैं इस काम के लिए, वो ITR 6 नहीं कर पाते। अब उनके लिए क्या है? उनके लिए आती है ITR 7। तो ITR 7 इन फॉलोइंग पर्संस को भरनी होती है, जिसमें आते हैं ये 6 सेक्शन, 139 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F। सिर्फ हल्का सा समझाने के लिए, 4A जो है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। 4B है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी रिटर्न भरनी है तो। 4C 4D जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के हैं जो डील करते हैं स्पेसिफिक और सर्टेन इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 10 के बेनिफिट्स को क्लेम करते हैं। 4E बिजनेस ट्रस्ट के लिए और 4F इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एप्लीकेबल है। तो ये थे हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के वो 7 फॉर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक बार आपको इसको समझाना चाहा है। एक ITR V के नाम से आती है, वो ITR 5 नहीं है, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है जो इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। डिपार्टमेंट इशू करता है या आपको भेजता है सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरने के बाद ITR V जो है वो आपको आपके पोर्टल पे अवेल करवा दी जाती है, राइट। अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल। लेट्स सपोज ये है CA धनंजय, राइट। हमें ये बताना है, मैं आपके सामने कुछ केसेस लाऊंगी, आपको ये सोचना है कि इस CA के ऊपर कौन सी वाली ITR जो है वो एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट सिचुएशन, ये पर्सन जो है CA जो है वो एम्प्लॉयड है एक कंपनी में। तो अगर ये एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय होने का मतलब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए धनंजय के लिए, CA धनंजय के लिए ITR कौन सी हो जाएगी? ITR 1, राइट। सैलरीड पर्सन है तो हम नॉर्मली क्या मानेंगे? ITR 1। लेट्स सपोज CA ने इसने जॉब छोड़ी और अब उसने अपनी एक नई प्रैक्टिस जो है वो सेटअप कर ली। अब इस केस में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि नई प्रैक्टिस सेटअप की है तो बिजनेस जो है एक लिमिटेड लेवल तक होगा, यानी कि वो 44ADA की स्कीम ऑप्ट कर रहा होगा, तो वो कौन सी रिटर्न भर सकते हैं? ITR 4। थर्ड सिचुएशन समझते हैं। अब इनकी जो फर्म है वो काफ़ी टाइम से रन हो रही है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो 75 लाख हैं। सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ कि 44ADA में 50 लाख की जो लिमिट है वो प्रोफेशनल्स को दी गई है, तो वो लिमिट वो क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि ITR 4 अब वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में वो क्या भर सकते हैं? अपनी ITR 3। लास्ट केस एक समझ के देखते हैं। वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, राइट। तो अब
स्टेज ऑफ लाइफ में वो बढ़ते गए, उन्होंने जॉब स्टार्ट करी, तब वो ITR 1 फाइल कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी, प्रिजम्पटिव में थे, ITR 4 में आ गए, धीरे धीरे फॉर्म ग्रो कर गई तो वो बन गई फॉर्म ITR 3 में आ गई जब उनकी अच्छे लेवल पे फॉर्म चल रही थी। और अब एक स्टेज ऐसी है कि वो कंपनी में डायरेक्टर है, तो अगर वो कंपनी में डायरेक्टर है तो भी क्या है ITR 3, बट कंपनी क्या भर रही होगी अपना ITR 6। क्लियर। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। लेट सपोज कोई पर्सन है जो कि एजेंट कमीशन या ब्रोकरेज की डील करते हैं, यानी कि हो सकता है उनके पास कोई LIC की एजेंसी हो या किसी भी टाइप के एजेंट हो, कोई उन कमीशन का काम हो या उनकी कोई ब्रोकरेज इनकम हो। अगर तो ये इनकम जो है वो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि उनका ये पूरा बिजनेस इसी काम पे डिपेंडेंट है, तो वो 100% ITR 3 जो है वो ऑप्ट करेंगे। ITR 4 उनके लिए नहीं है, क्योंकि 44 AD स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करते हैं इन 3 टाइप के बिजनेसेस को। बट अगर उनका ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो जो भी नॉर्मली रिटर्न उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी उस इनकम वो अदर सोर्सेज में दिखा के रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये सब जो था वो था इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। अब हमें समझनी है इनके ऊपर ड्यू डेट्स क्या एप्लीकेबल हैं। वैसे तो अभी 20 मई को जो सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर में बहुत सारी चेंजेस हैं जो मतलब ड्यू डेट्स एक्सटेंशन है वो कवर की है। क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली उस सर्कुलर के ऊपर डेडिकेटेड नहीं थी, तो मैंने जितने भी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट्स के एक्सटेंशन है वो कवर किए हैं, रेस्ट मैंने कुछ कवर इसमें नहीं किया है। अगर आप इंडिविजुअल HUF AOP BOI हैं तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई, जो एक्चुअल डेट्स है पहले वो बता रही हूँ। अगर आप बिजनेस करते हैं और ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, यानी कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है, तो आपकी डेट है 31 जुलाई। बट अगर ऑडिट कंपलसरी हो जाता है तो उस केस में डेट हो जाती है 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए। ठीक है। बट उसी ऑडिट के केस में ऑडिट रिपोर्ट जो है 30 सितंबर की डेट है, बट अगर वो SSE कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है या पार्टनर इन अ फर्म में जिसकी अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो उन SSEs के लिए जो ITR की डेट है वो हो जाती है 31 अक्टूबर। और किसी का अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट देनी है तो डेट होती है 30 नवंबर। एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स कुछ इस तरीके से, इंडिविजुअल HUF AOP BOI की 30 सितंबर हो गई है। बिजनेस अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी 30 सितंबर है। बिजनेस अगर ऑडिट रिपोर्ट देनी है तो 31 अक्टूबर हो गई है। और उन बिजनेसेस के अगर कोई कॉर्पोरेट SSE है जिनको ITR फाइल करनी है, या नॉन कॉर्पोरेट SSE है, पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म है जिसकी ऑडिट हो रही है, तो इन सब लोगों के लिए 30 नवंबर है। यहाँ पे एक महीने का एक्सटेंशन है। और ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट देने के लिए 31 दिसंबर का ऑप्शन है। तो ये ड्यू डेट्स का एक क्रक्स था। अब बात करते हैं लेट फीस की। 234F के अंदर ITR अगर आप लेट फाइल करते हो तो कुछ लेट फीस लेवी की जाती है। ये लेट फीस मैंने जो एक्चुअल ड्यू डेट्स है उसके हिसाब से बताई है। एक्सटेंशन के बाद आपको देख लेना कहाँ पे आप फॉलो आउट कर रहे हो। अगर आपकी इनकम पड़ रही है 5 लाख तक और आप ऑन ड्यू डेट इंडिविजुअल जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 0 है। 31 दिसंबर तक करते हो 2000, और 31 मार्च तक भी रिटर्न फाइल करते हो तो भी 1000 रुपये, क्योंकि आपकी इनकम ही 5 लाख तक है। अगर आपकी इनकम है 5 लाख से ज़्यादा, ऑन टाइम करने के 0, 31 दिसंबर तक करने के 5000 और 31 मार्च तक करने के 10,000 की जो पेनल्टी है या लेट फीस है 234F में वो लेवी की जाती है। आज की वीडियो जो मैंने कवर करी है वो आपको मेरी वेबसाइट www.voxcov.com पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप चाहें उसका कंटेंट देखना है या किसी भी क्लासेस के लिए रजिस्टर करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। आप हमें वॉक्सकॉव अकेडमी को फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय। आज की वीडियो का जो ये टॉपिक है ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcov.com पर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस इन एनी सब्जेक्ट, GST, TDS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और हर कोर्स जो है 2 लेवल्स पे है, एक बेसिक है और एक एडवांस है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेसिक या फिर एडवांस लेवल या मॉड्यूल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।